Welcome back, 10th class. This is your biology lesson, chapter 15, our environment. In this, first we will take abiotic components. The abiotic components of an ecosystem are the non-living components on which living organisms are dependent. Means जो भी कंपोनेंट जैसे हमने बात की थी पहले भी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, नॉन लिविंग की बात करते हैं. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है या इंटरैक्ट करते हैं नॉन लिविंग से भी. तो उसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम लेते हैं, यहाँ पर आ गया हमारा लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड एंड वाटर. तो ये जो कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में के जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे एबायोटिक बना हुआ है वो कंपोनेंट्स हैं लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड एंड वाटर. Each abiotic components influences the number and variety of plants and animals present in an ecosystem. यानी abiotic components जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है बायोटिक कंपोनेंट्स पर. अब हम वन बाय वन लेते हैं इसके एबायोटिक के कंपोनेंट्स. लाइट एनर्जी, स्पेशली हम बात करें सनलाइट, इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन नियरली ऑल इकोसिस्टम. इट इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स which contain chlorophyll. During photosynthesis, plants manufacture organic substances by combining inorganic substances. जैसे कि अभी हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं और नॉन लिविंग इन्फ्लुएंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को. तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है वो सनलाइट लेकर, सनलाइट इज़ अ लाइट एनर्जी विच इज़ अ एबायोटिक कंपोनेंट. तो सनलाइट लेकर अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और उसके थ्रू ही मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं अपना फूड. तो इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरह से नॉन लिविंग पर डिपेंड है. नेक्स्ट हम लेते हैं टेम्परेचर. The distribution of plants and animals is greatly influenced by extremes in temperature. The pattern of rain also affects the growth of the plant. This plant growth determines the overall variety of animals living in that places. तो प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है. लाइक अगर हम पोल्स पर चले जाएं तो वहाँ पर जो एनिमल्स प्रेजेंट होंगे दे कैन लिव ईजिली ऑन पोल्स बट दे कैन नॉट लिव इन द हार्श कंडीशन. बहुत टेम्परेचर राइज कर जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वो इस वाले टेम्परेचर में नहीं सर्वाइव कर सकते. तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर. जिस भी टेम्परेचर में, जिस भी क्लाइमेट में एनिमल या प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं वहीं वो सर्वाइव करेंगे. नेक्स्ट कंपोनेंट आता है एटमॉस्फेरिक गैसेस. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस. Nitrogen is made available to the plants by certain bacteria and through the action of the lightning. Students, as you have studied earlier in your ninth class, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वो 78% एटमॉस्फेयर में होती है, ऑक्सीजन हमने पढ़ा था 21%. तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का यानी एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं उसका बहुत बड़ा रोल है प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ पे. एनिमल्स आपको पता ही है ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जबकि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं. और नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है प्लांट्स की, ताकि ये जो नाइट्रोजन है, जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स. नेक्स्ट हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स आता है विंड. It helps in pollination and seed dispersal of some plants. It can remove the redistribute topsoil, especially where vegetation has been reduced. Wind आपने एक चैप्टर था आपका रिप्रोडक्शन, उसमें आपने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, where we studied
that transfer of the pollen grains from the stigma to the from the anther to the stigma. तो पॉलिनेशन जो होगा, जो पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, उस डिस्पर्जल के लिए या फिर सीड डिस्पर्जर के लिए विंड बहुत हेल्पफुल है. तो इसका मतलब जो नेक्स्ट जो प्रोजेनी आनी है या नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के थ्रू नेक्स्ट जो जनरेशन आनी है प्लांट्स में, तो वो भी विंड उसके लिए विंड रिस्पॉन्सिबल है, विंड हेल्पफुल है. दूसरा हम कह सकते हैं कि टॉप सॉइल जो है अगर रिमूव हो जाए विंड के थ्रू, तो हमारी जो मैन्योर वाली सॉइल है, स्पेशली ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है अर्थ पे, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो वेजिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा. तो विंड इज़ ऑल्सो हेल्पफुल. नेक्स्ट है वाटर, विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ. Plants and animal habitats vary from entirely aquatic environments to very dry deserts. वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, जिससे कि आपने पढ़ा भी है कि अर्थ पर लाइफ है, हम सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर. तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो. तो इस वाटर से हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. तो ये भी एक बहुत इसेंशियल एबायोटिक कंपोनेंट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Trophic levels. You can see here in this diagram. First of all, we have to understood that what is trophic levels. The transfer of food or energy takes place through the various steps or levels in the food chain known as trophic levels. जब हम फूड लेते हैं, तो ये जो फूड है वो एक फूड चेन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप अनदर ट्रॉफिक लेवल्स, अनदर लेवल्स पर चला जाता है. सपोज वी कैन सी here we can understand with this diagram, and there you can see these are the producers. Producers जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. और ये जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स आप जानते हैं, जो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स इस फूड को यूज़ करेंगे और इस फूड को यूज़ करने के बाद वो एनर्जी लेंगे. अब ये जो एनर्जी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर तक जानी है, और किस फॉर्म में जाएगी? थ्रू द फूड. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक हार्बीवोरस आते हैं इसमें जैसे, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स उसको एज ए फूड यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज़ द टर्शरी कंज्यूमर्स. टर्शरी कंज्यूमर्स इस फूड को यूज़ करेंगे और ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी टर्शरी कंज्यूमर्स के लिए. तो हमारे ट्रॉफिक लेवल में हम देख सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है. The transfer of food or energy takes place through the various steps or levels in the food chain known as trophic levels. Now come to the first trophic level. The producers, or we can say autotrophs, are present at the first trophic level. They fix solar energy, making it available for consumer heterotrophs. The herbivorous or the primary consumers are found at the second trophic level. तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फिक्स करते हैं, किसको फिक्स कर रहे हैं? ये फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को और फूड प्रिपेयर करते हैं. अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट आते हैं द हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स आर फाउंड ऑन द एट द सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल. स्मॉल कार्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल्स. द लार्ज और द टर्शरी कंज्यूमर्स फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. तो यहाँ पर अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें, तो ट्रॉफिक लेवल हमारे यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स की हमने बात की. प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स हैं जो कि एनर्जी को फूड को प्रिपेयर करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं सेकेंडरी लेवल तक, और फूड जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करेंगे. नेक्स्ट हार्बीवोरस जो हमारे आते हैं वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, एंड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल टेक्स द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टर्शरी कंज्यूमर्स. बेटा इसमें कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमने प्रोड्यूसर्स को रखा है,
प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एंड द लास्ट वन टर्शरी कंज्यूमर्स को हमने फोर्थ ट्रॉफिक लेवल माना है. ठीक. नाउ on our next slide, food chain. This is very important topic. What is food chain? It is a linear network of the living organism in a community through which energy is transferred in the form of food. It describes relationship of organic organism about who eats whom. बहुत important चीज़ है कि कौन किसे फूड चेन में खाता है. Who eats whom. तो एक लीनियर नेटवर्क है ये. एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी. अगर हम एक फूड चेन की बात करें एक फॉरेस्ट में, तो एक फॉरेस्ट में वी कैन सी हेयर, एक फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं और उन प्लांट्स को एक हर्बीवोरस डियर ले रहा है एज अ फूड, और उसको उस डियर को एक लायन एज अ फूड या टाइगर एज अ फूड ले लेता है. तो ये एक लीनियर नेटवर्क हो गया जिसमें एक दूसरे पे डिपेंड हैं ये. सेकंड हम देख सकते हैं एक ग्रासलैंड. इस ग्रासलैंड में स्मॉल प्लांट्स हमें दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ग्रास हॉपर है और फिर फ्रॉग उसको एज अ फूड ले रहा है. उसके बाद स्नेक एंड देन ईगल होगा या वल्चर हो सकता है. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं लीनियर फूड चेन की बात कर रहे हैं. ये एक लीनियर नेटवर्क है. फूड चेन में सिर्फ लीनियर नेटवर्क आता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक से दूसरे में. नेक्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं एक पॉन्ड का फूड चेन जिसमें एल्गी हो सकती है या स्मॉल प्लांट्स हो सकते हैं. उनको एनिमल्स ले रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एज अ फूड ले रहे हैं. तो यहाँ पर ये एक और लीनियर नेटवर्क हमें दिखाई दे रहा है. अब नेक्स्ट बात आती है कि टाइप्स ऑफ फूड चेन्स. Types of food chains, the choice of habitat classified food chains into two types. One is terrestrial food chain, other is aquatic food chain. In terrestrial food chain, it is the food chain present on land. Especially it is present on land. Obviously, when we say terrestrial, तो इसका मतलब ही land है. यहाँ पर हम examples ले सकते हैं. ग्रास के साथ हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं. लाइक यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ग्रास, देन ग्रास को ले रहा है इंसेक्ट्स, एंड आफ्टर दैट देर इज ए स्नेक, एंड आफ्टर दैट हॉक. तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में जो लैंड पे फूड चेन प्रेजेंट है उसको हमने टेरेस्ट्रियल फूड चेन कहा. नेक्स्ट इज एक्वेटिक फूड चेन. इट इज़ द फूड चेन इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़. अलग अलग वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं. रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, ओशियन हो सकता है. तो अलग अलग वाटर बॉडीज़ की हम यहाँ बात करते हैं. वहाँ पर जो फूड चेन चल रही है उसको हमने एक्वेटिक फूड चेन कहा. फॉर एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, फिश एंड शार्क. ये एक लीनियर वे बन गया. फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होंगे, बहुत छोटे प्लांट्स होंगे. उनको बहुत छोटे एनिमल्स एज अ फूड लेते हैं और इन छोटे एनिमल्स यानी जू प्लैंक्टन्स को फिश इनटेक करती हैं, देन शार्क फिश को इनटेक कर लेती है. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फूड चेन्स इन विच वी स्टडी टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड द एक्वेटिक फूड चेन. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन. वट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन? क्या बेनिफिट है इन फूड चेन से? फर्स्ट, food chain involves the transfer of energy, materials and nutrients. The organism of food chain serves as the vehicles of transfer of energy from one level to another. इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस है एनर्जी ट्रांसफ़र होना. यहाँ पर जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एज अ व्हीकल यूज़ हो रहे हैं. यानी फूड चेन को, फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए, फूड से मतलब है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है एज ए व्हीकल यूज़ हो रहे हैं और वो इस एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफ़र कर देते हैं. यहाँ पर इस ट्रांसफ़र में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसके साथ साथ मटेरियल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं. सेकेंड सिग्निफिकेंस इज द नॉलेज ऑफ फूड चेन हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशनशिप एज वेल एज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम. यानी हाँ, यहाँ पर हम समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के बीच में
क्या इंट्रैक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो इसको हम समझ सकते हैं विद द फूड चेन. And the third point is, in addition to the above points, it also helps to understand the movement of toxic substances and the problems associated with the biological magnification in the ecosystem. What is biological magnification? ये तो हम समझ ही रहे हैं कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और कैसे इंट्रैक्शन बन रहा है इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म के बीच में. बट वी हैव टू अंडरस्टूड दिस कि कितने टॉक्सिक सब्सटेंस भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में आता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, लाइक अगर एक हम एक्वेटिक फूड चेन में एक ओशन में हम देखें तो वहाँ पर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ हो जा रहा है और उसको इनटेक कर रहा है वो एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स हम कह सकते हैं जू प्लैंकटन, और उसके बाद उसको इनटेक करता है फिश. तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसमें. ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसको एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस. और उसके बाद नेक्स्ट जो फूड चेन में नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है लाइक फिश, वहाँ चले जाएंगे और फिर उसके बाद शार्क. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच रहे हैं. तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो हम फूड चेन के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहे हैं. नेक्स्ट हम आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड इज फूड वेब. फूड चेन में जैसे हमने बात की कि लीनियर फूड चेन थी, यानी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे. वहाँ पर अगर एक की डेथ हो जाती है या डिके हो जाता है सपोज, तो जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है. बट इन फूड वेब यहाँ कुछ अलग रहता है. यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर फुल्ली डिपेंड नहीं है. अगर एक ऑर्गेनिज्म एक फूड को इनटेक करता है तो उसके पास चॉइस है कि वो दूसरा फूड भी इनटेक कर सकता है. तो व्हाट इज फूड वेब? It is the interconnection of different food chains which correlate at various trophic levels operating in an ecosystem. Each organism is generally eaten by two or more other kinds of organism. They in turn are eaten by several other organisms. हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन को मिलाकर एक फूड वेब बनता है. लाइक अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो जनरली एक अगर हम फूड चेन की बात करें तो जनरली एक ही ऑर्गेनिज्म के थ्रू ईटन होगा. बट यहाँ फूड वेब में बात करें तो वो अदर ऑर्गेनिज्म, लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर आप एक ये जो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई दे रहा है वो एक अदर दो या दो से ज़्यादा अलग काइंड के ऑर्गेनिज्म से भी इनटेक किया जा सकता है. तो यहाँ पर सोर्सेज बढ़ जाते हैं, लिमिटेशंस जो हैं वो कम हो जाती हैं. फिर उसके बाद और बहुत सारे सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो उसको ईटन कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन द रिलेशनशिप इज शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स, हैंस क्रिएटिंग अ फूड वेब. तो यहाँ पर एक लाइन की जगह पर यहाँ पर एक ब्रांचिंग आपको दिखेगी, जस्ट लाइक अ प्लांट. यहाँ पर ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है, एक स्ट्रेट लाइन की जगह पर एक आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही है. सो दिस इज फूड वेब. फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी इंटरलिंक्ड फूड चेन्स. बहुत सारे फूड चेन्स को मिलाकर फूड वेब बनती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. यहाँ पर अभी हमारे कुछ टॉपिक्स और बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर लेंगे. स्टूडेंट्स आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं ग्रुप में, उन सबको आप नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद PDF बनाकर मुझे चेकिंग पर्पस के लिए सेंड कर दें. ऑल्दो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये नोट्स कंप्लीट करके भेजे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स. बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना वर्क प्रॉपरली करें, प्रॉपरली करने के बाद चेक कराएं मुझसे. ओके देन, हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.